हेलो बच्चों, आपको कंप्लीट सॉल्यूशन मिलने वाला है। आप बस लास्ट तक इस वीडियो को पूरा कंप्लीट देखिए और ये देखिए कि इस बार फिर से सीबीएसई ने वही इस तरह का पेपर बनाया है। पिछले साल भी 2 सेट बहुत इजी थे, एक सेट काफ़ी टफ आया था। इस बार भी बच्चों को ऐसा ही सामना करना पड़ा है। तो आपको पता लग गया होगा मैं कौन सी सेट की बात कर रहा हूँ। ये है आपका सेट नंबर 2, जो कि मुझे जहाँ तक लगता है कि काफ़ी इजी रहा है, लेकिन बहुत ज़्यादा लेंदी रहा है। और बच्चों ने इस चीज़ को काफ़ी फेस भी किया है कि इतना लेंदी पेपर होने के बावजूद काफ़ी बच्चे इस पेपर को करके आए हैं। तो अगर हम पहले क्वेश्चन की बात करें तो पहला क्वेश्चन हमारा क्या दे रखा है, इन ए रीजन इलेक्ट्रिक फील्ड इज गिवन बाय ई वेक्टर इक्वल टू 4xi केब न्यूटन पर कूलम, द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए एक्स इक्वल टू 1 मीटर, बी इक्वल टू एक्स इक्वल टू 3 मीटर, वी ए माइनस वी बी इज। तो सिंपल से हमें पता है कि हमारे पास एक फॉर्मूला था इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल में क्या रिलेशन होता है। तो बच्चों हम सीधा हम स्टार्ट कर लेते हैं यहाँ से। ई इक्वल्स टू होता है माइनस का वी इक्वल्स टू होता है हमारा माइनस का ई वेक्टर डॉट डी आर वेक्टर, और यहाँ जो वी है वो बच्चों क्या है आपका पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस हो जाएगा हमारे पास वी बी माइनस वी ए। अगर हम यहाँ पे लिमिट लगाते हैं, इंटीग्रेट करते हैं, ई की वैल्यू हमें दे रखी है 4x और डी आर की जगह हम लिख देंगे यहाँ पे dx। लिमिट लगाएंगे कहाँ से, 1 से 3 तक, तो ये हमारे पास आ रहा है माइनस 4x² लिमिट पुट करते हैं 1 से 3, तो ये हमारे पास आ जाता है 2, यहाँ आ गया 9 माइनस 1, 9 माइनस 1 हो गया 8 को 2 से मल्टीप्लाई किया 16, आगे माइनस साइन है तो इसका सही आंसर आ रहा है माइनस का 16 वोल्ट। राइट। अगला क्वेश्चन आपको जो दे रखा है दिख रहा होगा स्क्रीन के ऊपर कि एक पीएन जंक्शन होता है जो कि आपका अनबाइस्ड है, उस पर कोई बाइसिंग नहीं, इक्विलिब्रियम है। तो आप सबको पता है कि डिफ्यूजन और ड्रिफ्ट करंट इक्वल और अपोजिट होती है और नेट करंट हमारी कितनी होती है, 0 होती है। राइट। अगले वाले क्वेश्चन की अगर हम बात करें यहाँ पे, तो हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो बच्चों दिया हुआ है आपका कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज पे। तो ये भी बहुत इजी है। यहाँ पे 3 लेंसेज दिए गए हैं, तीनों लेंस एक दूसरे के कांटेक्ट में हैं। तो बोला गया है कि इक्विवेलेंट फोकल लेंथ क्या होगी, तो इक्विवेलेंट फोकल लेंथ हो जाएगी हमारी 1/f1 प्लस 1/f2 प्लस 1/f3। तो हम अगर इसको यहाँ पे सोल्व करते हैं तो 1/f1 पहले की फोकल लेंथ आपकी 40 सेंटीमीटर है और बाकी दो जो आपके लेंस हैं उनकी फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर। तो 1/20 प्लस 1/20, बट पहले वाला जो लेंस है बच्चों वो आपका कॉनकेव लेंस है, देखिए यहाँ पे, तो इसलिए फोकल लेंथ क्या लेंगे माइनस में। अगर आप यहाँ पे 40 एलसीएम लेते हो तो -1 + 2 + 2, तो ये हमारे पास आ रहा है 3/40। रेसिप्रोकल करेंगे तो ये आ रहा है 40/3 सेंटीमीटर। राइट है यहाँ पे। अगले वाले क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो अगला वाला क्वेश्चन आपका क्लोजेस्ट डिस्टेंस ऑफ अप्रोच का है। अगर इसको हम सोल्व करें तो हमें पता है कि जो काइनेटिक एनर्जी होती है वो हमारी कन्वर्ट हो जाती है पोटेंशियल एनर्जी में। पहले हमारे पास पार्टिकल कौन था, अल्फा पार्टिकल। अल्फा पार्टिकल का चार्ज 2e होता है और जो न्यूक्लियस है उसका चार्ज Ze है, और डिवाइड में क्लोजेस्ट डिस्टेंस को पहले कितना माना गया है, क्लोजेस्ट डिस्टेंस मानी गई है आपकी पहले d, तो यहाँ पे ये d हो जाएगा। अब कहा जा रहा है कि अल्फा पार्टिकल की जगह आपको क्या लेना है, अल्फा पार्टिकल की जगह आपको लेना है प्रोटॉन। तो अगर हम यहाँ प्रोटॉन को लें तो अब हमारी जो क्लोजेस्ट डिस्टेंस है बच्चों कितनी हो जाएगी। अगर हम यहाँ पे अल्फा पार्टिकल के मास की बात करें तो यहाँ पे मास हो जाता है कितना, 4m × p। राइट। तो इसका मतलब क्लोजेस्ट डिस्टेंस जो है वो हमारी हो रही है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू, ये तो हो जाएगा मास ऑफ पार्टिकल, और ऊपर की तरफ हमारा रहेगा चार्ज ऑफ पार्टिकल। तो चार्ज ऑफ पार्टिकल हमारे पास अब हो गया ओनली E और मास हो गया ओनली m, जबकि पहले हमारे पास मास था 4 और चार्ज था डबल। तो पहले वैल्यू हाफ थी, अब वैल्यू 1 रह गई। तो सिंपल सी बात है कि क्लोजेस्ट डिस्टेंस आपकी पहले की डबल हो जाएगी। अगले वाले क्वेश्चन की बात करें तो ये आपका बिल्कुल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, काफ़ी सिंपल क्वेश्चन आया है कि वाटर प्योरिफिकेशन में कौन सी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक काम मिल जाती है, तो वो आ जाएगा अल्ट्रा वॉयलेट रेज। नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो ये भी बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, बच्चों के नोट्स में आराम से इजीली मिल जाता है। यहाँ पे 2 आपके पास में कंडक्टर हैं, उन दोनों कंडक्टर को बहुत दूर रख के आपस में कनेक्ट किया गया है। तो आपको पता है कि उनके बीच जो पोटेंशियल है वो उनके ऊपर पोटेंशियल बराबर आ जाएगा। ये हमारी कंडीशन कौन सी है, शेयरिंग ऑफ चार्जेज वाली कंडीशन है। तो VA = VB करे तो यहाँ पे हमारे पास जाएगा KQA डिवाइड में
R1 और दूसरा हो जाएगा KQ2/R2। तो यहाँ से K से K कैंसिल हो गया। अगर हम यहाँ पे चार्जेस का रेशियो देखें तो चार्जेस का रेशियो बच्चों क्या आ रहा है, वो आ रहा है हमारे पास R1/R2। अब हम आराम से इलेक्ट्रिक फील्ड का रेशियो कैलकुलेट कर सकते हैं। तो हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड का रेशियो क्या आ रहा होगा, E1/E2 इक्वल्स टू Q1/R1², और ये हो जाएगा बच्चों R2²/Q2। Q1/Q2 हमारे पास क्या आया, ये आया R1 × R2, और ये था हमारे पास R2² राइट। एक R1 से एक R1 कैंसिल, R2 से R2 कैंसिल, तो हमारे पास ये वैल्यू आ गई R2/R1 राइट। तो कौन सा ऑप्शन हो रहा है हमारे पास, ये ऑप्शन नंबर बी आ रहा है। क्लियर यहाँ तक। तो आई थिंक मैं मानता हूँ ये क्वेश्चन काफ़ी इजी रहा है। अगले वाले क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो अगला वाला क्वेश्चन बच्चों जो है वो आपका है बायो-सावर्ट लॉ से। ए स्ट्रेट वायर लाइज अलोंग द एक्स एक्सिस, इट कैरीज ए करंट ऑफ 10 एम्पियर अलोंग द एक्सिस डायरेक्शन, द मैग्नेटिक फील्ड बी ड्यू टू 1 सेंटीमीटर सेगमेंट ऑफ दिस कंडक्टर सेंटर्ड एट द ओरिजिन एट ए पॉइंट 0.1 मीटर 0 इज। देखो आपका जो कंडक्टर है ना वो तो ओरिजिन के ऊपर पड़ा हुआ है, बिल्कुल छोटी सी लेंथ का, जिसकी लेंथ है आपकी कितनी यहाँ पे, वो लेंथ है 1 सेंटीमीटर। और हमसे कौन सी जगह पर ये पूछा है, कोई पोजीशन मान लो 0, 1, 0, मतलब आपका पार्टिकल जो है जो पॉइंट है वो वाई एक्सिस के ऊपर है, मतलब परपेंडिकुलर हो गया, सिंपल सी बात। तो आपका सेगमेंट यहाँ पर है और पॉइंट बिल्कुल इसके परपेंडिकुलर आप कोऑर्डिनेट से पता कर सकते हो, जो कि कितनी डिस्टेंस पे 1 मीटर पे, और आपका जो सेगमेंट है वो 1 सेंटीमीटर का है। हम यहाँ बायो-सावर्ट लॉ लगाएं तो μ0I/dl sin 90 की वैल्यू 1 हो गई, डिवाइड में हो जाएगा 4π, और यहाँ पे डिस्टेंस y², ये हमारा μ0/4π की वैल्यू 10⁻⁻7। करंट कितनी बह रही है 10 एम्पियर, सेगमेंट की लेंथ है 1 सेंटीमीटर, तो इसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे 10⁻², और y² मीटर स्क्वायर 1 मीटर स्क्वायर हो गया आपका, 1 का स्क्वायर 1 हो गया। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो ये वैल्यू आ रही है कितनी बच्चों, यहाँ पे सिंपल सा दिख रहा होगा -9, और ये हो गया 10, तो 10 नैनो टेस्ला। बी ऑप्शन इज द करेक्ट। अगले वाले क्वेश्चन की बात करें तो बच्चों ये आपका इंटरफेरेंस है, फ्रिंज विड्थ है। फ्रिंज विड्थ होती है एक एंगुलर विड्थ होती है, जो एंगुलर विड्थ होती है वो हमारे पास बीटा इक्वल्स टू λ/a या d बोल दो आप, दोनों स्लेटों के बीच की डिस्टेंस हम d लेते थे। तो यहाँ पे हमारा कौन सा ऑप्शन हो गया कि जो एंगुलर विड्थ है वो वेवलेंथ के साथ साथ स्लिट्स के सेपरेशन पे भी डिपेंड करती है। एक्चुअल में देखा जाए तो ये क्वेश्चन आउट ऑफ सिलेबस माना जाना चाहिए, बिकॉज जो आपकी फ्रिंज विड्थ है वो सिलेबस से हटी हुई है। फिर भी चलो कोई दिक्कत नहीं है, इजी क्वेश्चन रहा है। अगले वाले क्वेश्चन की बात करें तो ये भी आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव और रे ऑप्टिक्स का एकदम कॉम्बिनेशन वाला क्वेश्चन है। आप सबको पता है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जब वैक्यूम से किसी डायरेक्टरी मीडियम किसी मीडियम में जा रही है तो हमें पता है कि फ्रीक्वेंसी अनचेंज रहती है, तो यहाँ से आप फिल्टर करके क्वेश्चन को आराम से फिल्टर कर सकते थे। हमारा जो पहला ऑप्शन है, जो पहला क्वेश्चन है वो तो पहले ऑप्शन की बात करें वेवलेंथ डबल नहीं, जब रेयर मीडियम से डेंस मीडियम लाइट जाएगी तो क्या हो जाएगा, पहले मीडियम से दूसरे मीडियम में जाने पर फ्रीक्वेंसी अनचेंज रहेगी, बट वेवलेंथ है ना वो हमेशा कम होता है। तो अगर यहाँ पे हम चेक करें क्वेश्चन को तो इसका पता कैसे लगाएं, इसके लिए हम यहाँ पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n की वैल्यू अगर निकालें तो n इक्वल होता है √μr, और ये हो गया εr। μr की वैल्यू हमें कितनी दे रखी है यहाँ पे, μr की वैल्यू बच्चों 8/3, और εr की वैल्यू कितनी है हमारे पास 3/2। तो 3/2 से यहाँ से 3 से 3 कैंसिल हो गया, और ये हमारे पास आ गया √4। √4 का मतलब आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 2 आ गया, और जब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 2 आता है तो हमें पता है कि वेवलेंथ कितनी हो जाती है, हाफ हो जाती है, और फ्रीक्वेंसी पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो आई थिंक ये वाला क्वेश्चन भी बहुत ईजी रहा है। अगले वाले क्वेश्चन की बात करें तो बच्चों ये है आपका RC सर्किट का। RC सर्किट पे जो वोल्टेज होता है उसका फॉर्मूला हमें इजीली पता है, रिजल्टेंट वोल्टेज इक्वल होता है √R² प्लस XL का स्क्वायर, और रिजल्टेंट वोल्टेज आपको दे रखा है कितना, यहाँ पे ये दे रखा हमें 20 वोल्ट। तो यहाँ 20 वोल्ट का स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा 400, और रेजिस्टेंस के अक्रॉस वोल्टेज 12, तो ये हो जाएगा 144, और ये हो जाएगा हमारा प्लस का
एक्स सॉरी आपका किसके अक्रॉस वोल्टेज, वी इंडक्टर के अक्रॉस वोल्टेज। तो अगर हम 400 में से -144 करें उसका रूट ले लें तो ये हमें मिल जाएगा इंडक्टर के अक्रॉस वोल्टेज, राइट। तो 20 का स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर अगर हम करें तो यहाँ से आंसर आ रहा है बच्चों कितना, 16 वोल्ट, राइट। यहाँ तक कितना आ रहा है, 16 वोल्ट। अगले वाले क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो अगले वाला क्वेश्चन हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पर, अगले वाले क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो अगला वाला क्वेश्चन बच्चों हमारा क्या है, ये एक पैराग्राफ बेस्ड क्वेश्चन है, राइट। इन द क्वेश्चन नंबर 13 16 स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन देखो, इन द बोर मोटर हाइड्रोजन द एनर्जी लेवल्स आर डिस्क्रीट एंड क्वांटाइज। क्या ये बात सही है? आपकी जो एनर्जी होती है वो क्या है, डिस्क्रीट होती है और क्वांटाइज होती है। क्या आपको लगता है एनर्जी क्वांटाइज होती है? एनर्जी क्वांटाइज का मतलब हो गया कि इंटीग्रल मल्टीपल की फॉर्म में चलती हो, बट यहाँ एनर्जी इंटीग्रल मल्टीपल की फॉर्म में नहीं चलेगी। एनर्जी लेवल्स के बीच जो गैप है वो लगातार डिक्रीज होता जाता है। तो हम यह नहीं कह सकते कि एनर्जी जो होती है, एनर्जी लेवल्स क्वांटाइज होते हैं, क्वांटाइज बिल्कुल नहीं होते हैं, ठीक है। अगले वाले क्वेश्चन की अगर रीजन की बात करें, इन द हाइड्रोजन एटम द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑन द इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड द नेसेसरी सेंट्रिक फोर्स टू इट टू रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस। रीजन गलत है, रीजन ए गलत है, लेकिन रीजन आर बिल्कुल सही है। तो ऐसा कोई ऑप्शन है क्या हमारे पास? अगर ऐसा कोई ऑप्शन है तो देखिए, रीजन एंड आर ट्रू, रीजन आर इज करेक्ट ऑप्शन, रीजन एंड आर ट्रू, ऐसा इज ट्रू। तो इसका मतलब यहाँ पे इस जगह पे क्वांटाइज और डिस्क्रीट को सही माना गया है, वो सही माना गया, लेकिन ये करेक्ट रीजन नहीं है। तो इसका मतलब यहाँ पे हमारे पास क्या आना चाहिए कि रीजन सेकंड जो है वो सही तो है बट करेक्ट एक्सप्रेशन नहीं कर रहा है। तो इसका मतलब हमारे पास क्या होना चाहिए, बोथ ऐसे रीजन आर ट्रू बट रीजन आर इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द एसेशन ए। तो यहाँ पे हमारे पास कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, बी ऑप्शन हमारे पास करेक्ट हो जाएगा। अगले वाले क्वेश्चन की बात करें बच्चों तो क्या है, द मास ऑफ ए न्यूक्लियस इज लेस देन द सम ऑफ मासेज ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट न्यूक्लियॉन्स। बिल्कुल ये स्टेटमेंट भी हमारा सही है, किसी न्यूक्लियस का जो मास होता है वो सभी न्यूक्लियॉन्स के मास के सम के बराबर होता है। अगर इसके रीजन की बात करें, एनर्जी इज एब्जॉर्ब्ड व्हेन द न्यूक्लियॉन्स आर बाउंड टुगेदर टू फॉर्म ए न्यूक्लियस। ये बिल्कुल गलत है। यहाँ कहा जा रहा है कि जब किसी न्यूक्लियॉन से न्यूक्लियस बनती है तो एनर्जी एब्जॉर्ब नहीं होती है, एनर्जी रिलीज होती है। तो आपका यार रीजन ए सही है बट रीजन आर क्या है आपका, गलत है। तो यहाँ पर हमारे पास क्या ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आएगा यहाँ पे, ठीक है। अगले वाले क्वेश्चन की बात करें तो ऑल एटम्स हैव ए नेट मैग्नेटिक मोमेंट, ये गलत है। ओनली पैरा मैग्नेटिक मोमेंट का ही के एटम्स का ही मैग्नेटिक मोमेंट आपका सही होता है। ए करंट कैरिंग लूप डज नॉट ऑलवेज बिहेव ए मैग्नेटिक डाइपोल। कह रहा है कि करंट कैरिंग लूप मैग्नेट डाइपोल की तरह बिहेव नहीं करेगा। हाँ, करंट कैरिंग लूप बहुत छोटा लूप है तो हमें पता है कि मैग्नेट डाइपोल की तरह बिहेव करता है। तो आपका ऐसा एक गलत है बट रीजन आर क्या है यहाँ पे सही रहेगा ना। अगर हम ये भी इसको भी गलत किया क्योंकि करंट कैरिंग लूप छोटा होना चाहिए तब तो मैग्नेट डाइपोल की तरह बिहेव करेगा, लेकिन वो कह रहा है कि ऑलवेज नहीं करता है, तो ये बात तो सही है। तो आपका एसेशन ए गलत है और रीजन आर सही है। अगला वाला बात करें तो इफ एक्सीलेटेड इलेक्ट्रॉन्स आर पास थ्रू ए नैरो स्लिट ए डिफ्रैक्शन पैटर्न इज ऑब्जर्व। कह रहा है कि एक एक्सीलेटेड इलेक्ट्रॉन जब आपके किसी नैरो स्लिट से पास होते हैं तो डिफ्रैक्शन पैटर्न शो करते हैं। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि आपके जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो एक्सरे की तरह बिहेव करने लग जाएंगे, वो डिफ्रैक्ट होते हैं, तो वहाँ डिफ्रैक्शन पैटर्न होता है। बाकी ये देखा जाए डेविसन जर्मन का एक्सपेरिमेंट था, ये हटा हुआ सिलेबस से लेकिन फिर भी बनाया गया। इलेक्ट्रॉन्स बिहेव एज बोथ पार्टिकल्स एंड वेव्स, ये बात भी बिल्कुल सही है। इलेक्ट्रॉन्स पार्टिकल्स है और जब मूविंग कंडीशन में होंगे तो वो वेव की तरह बिहेव करेंगे। तो इसका मतलब करेक्ट एक्सप्लेनेशन है, ऊपर वाला जो एसेशन ए है उसका ये करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। अगले वाले क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो हमारा अगला जो क्वेश्चन है बच्चों वो क्या है, सेक्शन बी आ चुका है, क्वेश्चन नंबर 17। ए बीम ऑफ लाइट कंसिस्टिंग ऑफ टू वेवलेंथ्स 400 नैनोमीटर 60 नैनोमीटर इज यूज टू एलिमिनेट ए सिंगल स्लिट ऑफ 1 mm। फाइंड द लीस्ट डिस्टेंस ऑफ पॉइंट फ्रॉम द सेंटर मैक्सिमा वेयर द डार्क फ्रिंज ड्यू टू द बोथ वेवलेंथ्स कोइंसाइड ऑन द स्क्रीन प्लेस्ड 1 मीटर फ्रॉम द स्लिट्स। ये बिल्कुल बेसिक सा ही क्वेश्चन आपका, जब वो कहना चाह रहा है कि वहाँ पर सेंट्रल मैक्सिमम से डार्क फ्रिंज है ना, ड्यू टू द बोथ वेवलेंथ्स वो कोइंसाइड कर जाए। तो कोइंसाइड करने के लिए बच्चों देखो क्या कंडीशन होती है, कोइंसाइड करने के लिए उसी रीजन में
उस वेवलेंथ की जितनी फ्रिंजें बनेगी उतनी ही वेवलेंथ की वहाँ पे वो फ्रिंजें बनेगी। तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, पहले उन फ्रिंजों का पता करना पड़ेगा कि वो कौन से फ्रिंजें वहाँ पे कोइंसाइड करेगी। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, मान लो ये हमारे पास स्क्रीन है, इस स्क्रीन के अंदर आपने कहा कि कितनी N1 डार्क फ्रिंजेस बन रही है, राइट। तो एक डार्क फ्रिंज की जो फ्रिंज विड्थ है ना वो आपने बोल दिया β1 है, और कितनी फ्रिंजें बन रही है N1। अगर हम दूसरा कोई वेवलेंथ यूज़ कर ले तो उसकी फ्रिंजें बनेगी N2 और दूसरे वाले कलर के लिए फ्रिंज विड्थ हो जाएगी β2। अगर हम यहाँ पे वैल्यू पुट करते हैं β1 β2 तो N1 बीटा इक्वल हो जाएगा हमारे पास लेमडा इंटू कैपिटल डी बाई स्मॉल डी। तो लेमडा कैपिटल डी तो आपका सेम है, वो कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास यहाँ आ रहा है N1 लेमडा 1 इक्वल्स टू N2 लेमडा 2। तो अब आप एक बार बच्चों देखिए कि N1 बाई N2 का रेशियो क्या आएगा, और हमें लिस्ट डिस्टेंस चाहिए। तो जो फ्रिंज सबसे नज़दीक वाली रहेगी, जो सबसे कम वाली बनेगी, उससे हम देख लेंगे। तो ये सारा काम हो रहा है हमारे पास लेमडा 1 अपॉन लेमडा 2 का बच्चों जो रेशियो आ रहा है वो हमारे पास आ रहा है कितना, ये आ रहा है N2 बाई N1। लेमडा 1 का कलर कौन सा है 400, और आपका लेमडा 2 कौन सा है 600। तो ये हमारे पास रेशियो आ रहा है 2/3। तो 2/3 है, तो मैं ये कह सकता हूँ कि जिसका लेमडा 1 आपका 2 था तो उसके लिए आपकी N2 फ्रिंज बन रही है, N2 बाई N1 के रेशियो में आ रही है। तो अब आप खुद पता कर सकते हो कि N2 की जो है वो दूसरी वाली फ्रिंज और जो N1 है वो 3 नंबर वाली फ्रिंज। तो लेमडा 1 कलर के लिए थर्ड डार्क फ्रिंज और लेमडा 2 कलर के लिए सेकंड फ्रिंज कोइंसाइड करेगी। तो अब आपको पता है कि डिस्टेंस निकालनी है, तो कोई सा भी वेवलेंथ लेके यूज़ कर सकते हो, और वो डिस्टेंस हमको पता है कि कितनी होती है y इक्वल्स टू डिस्टेंस अगर निकाले तो पाथ डिफरेंस इक्वल्स टू होता है हमारे पास y इंटू स्मॉल डी बाई कैपिटल डी। तो y की वैल्यू आ गई बच्चों हमारे पास पाथ डिफरेंस इंटू कैपिटल डी बाई स्मॉल डी। अब बस इसमें इजीली वैल्यू पुट करना है। कैपिटल डी आपको दे रखा है कितना बच्चों, यहाँ पे 1 mm तो स्मॉल डी दे रखा है, और पर्दे उनके बीच की डिस्टेंस आपको दे रखी है 1.5 मीटर। बस आपको पाथ डिफरेंस रखना है। पाथ डिफरेंस किसके लिए रखने जा रहे हो वो ढंग से देखना। अगर आपने वेवलेंथ 400 नैनोमीटर लिया है, 400 नैनोमीटर, तो उसके लिए फ्रिंज विड्थ आपकी कितनी रहेगी 2 रहेगी। तो हम यहाँ पे क्या पुट करेंगे, y इक्वल्स टू पाथ डिफरेंस हमारे पास हो जाएगा दूसरी वाली फ्रिंज के लिए जो N2 वाली बनेगी, तो वहाँ पे हम पुट कर देंगे 2n-1 लेमडा बाई 2 इंटू कैपिटल डी बाई स्मॉल डी। बस इसमें वैल्यू पुट करो, आंसर मिल जाएगा आपको। अगले वाले क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो अगला वाला क्वेश्चन हमारा डी ब्रोगली वेवलेंथ पे है। जब वेलोसिटी सेम हो, जब काइनेटिक सेम हो, तो लेमडा इक्वल्स टू बच्चों होता है h/p। अब इसमें आराम से और p को आगे बढ़ाते जाएंगे तो ये हो जाएगा √2m काइनेटिक एनर्जी। तो जब सेम काइनेटिक एनर्जी है तो k को सेम रख देना। वेलोसिटी सेम है तो p इक्वल्स टू क्या होता है m इंटू वी। तो आप इसको आराम से इजीली कर सकते हो। बस इतना सा है कि एक अल्फा पार्टिकल और एक प्रोटॉन है, तो बहुत बेसिक सा है। अपने को बस उसका मास याद रखना, मास रेशियो अच्छी तरह से पता होता है आपको, चार्ज रेशियो भी पता होता है। अगला वाला क्वेश्चन जो बच्चों वो है मैग्नीट्यूड ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी इलेक्ट्रॉन इन द कंडक्टर। तो जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी का जो ऑर्डर होता है वो होता है 10⁻⁻4 टू 10⁻⁻5 मीटर ऑर्डर का होता है। कि बुक में 10⁻³ दे रखा है, तो आप नॉर्मली एनसीईआरटी के हिसाब से देखो तो 10⁻³ मीटर पर सेकंड बोल सकते हो। और हमें I इक्वल्स टू NEVD वाला वही है कि एक बार देख लेते हैं। डिड्यूस करंट इलेक्ट्रिक करंट, बिल्कुल ये आपको डेरिवेशन पूछा गया है कौन सा वाला, I इक्वल्स टू NEAVD। तो ये डेरिवेशन आपको डेराइव करना है। अगले वाला क्वेश्चन बच्चों जो है वो हमारे पास क्या है, एक बार मैं पढ़ लेता हूँ, पढ़ने पे ही पता लगेगा क्वेश्चन में क्या दिया गया है। ए वायर ऑफ लेंथ कैपिलर इज बेंड राउंड इनटू ए स्क्वायर कोयल हैविंग द एंड टर्न्स एंड ए सर्कुलर कोयल हैविंग द कैपिटल एंड टर्न्स, बोथ द कोयल्स इन द फ्री टू टर्न अबाउट द वर्टिकल एक्सिस कोइंसाइडिंग विद द प्लेन ऑफ द कोयल। ठीक है, वर्टिकल एक्सिस है जो कि उसी के कोयल के प्लेन में कोइंसाइड करती है इन यूनिफॉर्म हॉरिजॉन्टल मैग्नेट एंड कैरी द सेम करंट। फाइंड द रेशियो ऑफ द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ टॉर्क एक्टिंग ऑन द स्क्वायर कोयल टू डेट ऑफ द सर्कुलर कोयल। बिल्कुल सिंपल सा आपको फॉर्मूला लगाना है, टाउ इक्वल्स टू NIA
पी और ये हो जाएगा बच्चों यहाँ पे साइन थीटा। तो बिल्कुल फॉर्मूला बेस्ड न्यूमेरिकल आया है। नंबर ऑफ टर्न्स आपको एन रखने हैं, स्क्वायर कोर में भी नंबर ऑफ टर्न्स एन रखने हैं, सेम करंट रखनी है, सेम मैग्नेटिक फील्ड हो गया, बस एरिया आपको सही से कैलकुलेट करना है, राइट। और ये मैक्सिमम टॉर्क हो जाएगा साइन 90 डिग्री के ऊपर। बस आपको एरिया अच्छे से फाइंड आउट करना चाहिए। तो लेंथ जो है वो एन टर्न्स है, तो आप पता कर सकते हो कि कोयल का एरिया कितना हैगा, ठीक है। तो साइड के हिसाब से अब आपको पता करना पड़ेगा। बिल्कुल बेसिक सा क्वेश्चन, कोई ज़्यादा टफ क्वेश्चन नहीं है। अगले वाले क्वेश्चन की अगर हम बात करें, ड्रॉ द ग्राफ शोइंग द वेरिएशन ऑफ बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन एज ए फंक्शन ऑफ मास नंबर बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन फॉर हेवी डिक्रीजेज विद द इंक्रीज मास नंबर, एक्सप्लेन इट्स सिग्निफिकेंस। जैसे आपका मास नंबर बढ़ता है वैसे वैसे बाइंडिंग एनर्जी डिक्रीज हो रही है। इसका मतलब ये हो गया कि हेवी न्यूक्लियस की बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन कम होने की वजह से वो लेस स्टेबल होते हैं, और उनकी प्रॉपर्टी क्या होती है, न्यूक्लियर फिजन करने की प्रॉपर्टी होती है। और वो ग्राफ आपको याद होगा, उस ग्राफ को कुछ इस तरह से हम बना के आते हैं, बस वही ग्राफ आपको बना के आना था। इधर आ जाएगा बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन और इधर हो जाएगा आपका मास नंबर, राइट। अगले वाले क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो अगला वाला क्वेश्चन बच्चों किसका है अपना, ये इलेक्ट्रिक फील्ड का है कि इलेक्ट्रिक फील्ड में जो चार्ज पार्टिकल है वो इलेक्ट्रिक फील्ड में मोशन करता है, तो वी अप्लाइड द पोटेंशियल पे जस्ट बीम दे। तो आप इजीली इस क्वेश्चन को कर सकते हो इक्वेशंस लगा के न्यूटन्स लॉ की, कि एक्स डायरेक्शन में कोई फोर्स अप्लाई नहीं होगा, वाई डायरेक्शन में आपका फोर्स अप्लाई होगा, पैराबोलिक पाथ आएगा। तो इजीली इस क्वेश्चन को किया जा सकता है। बिल्कुल बेसिक सा आपका ये क्वेश्चन रहा है। अगला वाला क्वेश्चन जो है वो बच्चों TIR का है। TIR कंडीशन के लिए क्या हो जाएगा, यहाँ से लाइट जाएगी, इजीली इसको किया जा सकता है। वीडियो थोड़ा लेंथी हो रहा है, बट बेसिक क्वेश्चन आए हुए हैं। अगले वाले क्वेश्चन की बात करें तो अगले वाला क्वेश्चन जो है वो आपका कंडीशन द वी स्टोन ब्रिज की बैलेंसिंग कंडीशन है कि चारों जो रेजिस्टेंस का रेशियो वो आर्म्स के अकॉर्डिंग होता ही है। इसके ऊपर जो क्वेश्चन दे रखा है बच्चों, इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म चार्ज इनफाइनाइट प्लेन शीट का आया है, सिग्मा बाई 2 टू लार्ज थिन प्लेन शीट्स ईच हैविंग द सरफेस चार्ज इन सिग्मा आर held close and parallel to each other in the air. What is the net electric field at the inside and outside the sheet? अगर हम इनसाइड की बात करें तो इनसाइड बच्चों आपका इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा 0, और आउटसाइड की अगर हम बात करें तो आउटसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट, राइट। इतना सा सिंपल सा न्यूमेरिकल रहा है। बैलेंस कंडीशन हो गई। फिर अगला क्वेश्चन आपका ये न्यूमेरिकल रहा है। अगर आप इस स्ट्रक्चर को देख पा रहे होंगे तो यह एक वी स्टोन ब्रिज है जिसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस R आ जाएगा, और फिर ये तीनों सीरीज बच्चों किस में हो जाएंगे, सीरीज में हो जाएंगे। तो 2R R और ये हो जाएगा 3R, तो टोटल रेजिस्टेंस कितना हो गया 6R। तो यहाँ पे रेजिस्टेंस आ जाएगा आपका 6R। अगला क्वेश्चन आपका ये किस पे बेस्ड है, PN जंक्शन का रेसिंग के साथ कॉम्बिनेशन हो गया। AC कनेक्ट कर रखी है, AC कनेक्ट कर रखी है, तो सबसे पहले जब आपका पॉजिटिव हाफ साइकिल आएगी तो करंट इधर से होते हुए कहाँ से ऐड हो जाएगी, ये वाली ब्रांच आपकी ओपन हो जाएगी, और फिर ये दोनों सर्किट ये जो आपके रेजिस्टेंसेज है ये सीरीज में हो जाएंगे, फिर इसके साथ पैरेलल में जाएगा। करंट आराम से कैलकुलेट की जा सकती है। नेगेटिव हाफ साइकिल में जो बच्चों करंट वो यूँ फ्लो करेगी, इधर से भी जाएगी, इधर से भी जाएगी, करंट घूम के यहाँ से आ जाएगी। बाकी हम एक बार पढ़ लेते हैं क्या दिया गया है। इनपुट वोल्टेज हमें ये दिया गया, इज अप्लाइड बिटवीन द पॉइंट A and B इन द नेटवर्क ऑफ 2 आइडियल डायोड्स एंड 3 रेसिस्टर्स। बच्चों यहाँ पे आइडियल डायोड दिए हुए हैं, तो सिंपल से हमें इनका कोई रेजिस्टेंस नहीं लेना है, बस इनको शॉर्ट सर्किट और ओपन सर्किट करना है। आइडेंटिफाई विच ऑफ द 2 डायोड्स विल कंडक्ट एंड वाई। ये कह रहा है इनमें से कौन सा वाला डायोड कंडक्ट करेगा, तो वो तो साइकिल पे डिपेंड करेगा, पॉजिटिव हाफ साइकिल एंड नेगेटिव हाफ साइकिल। तो रीड्रॉ द इक्विवेलेंट सर्किट डायग्राम टू शो द फ्लो ऑफ करंट। तो हम इजीली यहाँ पे बना सकते हैं। अगर ऐसे बोला जाना चाहिए था कि पॉजिटिव हाफ साइकिल है तो ये वाला करेगा, नेगेटिव हाफ साइकिल में हमारा ये वाला डायोड काम करेगा। तो नेगेटिव साइकिल में ये आपका फॉरवर्ड बायस हो जाएगा, पॉजिटिव हाफ साइकिल में ये वाला फॉरवर्ड बायसिंग में हो जाएगा। कैलकुलेट द आउटपुट वोल्टेज V नोट अक्रॉस द 3 रजिस्टर्स व्हेन द इनपुट वोल्टेज अटेन्स इट्स पीक वैल्यू। ये कह रहा है कि जैसे ही आपका वोल्टेज पीक वैल्यू अटेन कर लेगा तो इस सर्किट में जो आउटपुट वोल्टेज है वो हमारे पास कितना होगा। आउटपुट वोल्टेज किसके अक्रॉस लेना है हमें, 3 रजिस्टर्स। अच्छा, इन्हीं अलग अलग रेजिस्टेंस के साथ आउटपुट वोल्टेज लेना है, तो आपको पता करंट फ्लो करवानी है। करंट फ्लो करवाते ही आपको पता लग जाएगा यहाँ रेजिस्टेंस कैसे कैसे कैलकुलेट किए जाएंगे। ओम्स लॉ लगा के हम आराम से KVL लगा के क्वेश्चन को सोल्व किया जा सकता है। अगले वाले क्वेश्चन की बात करें तो अगले वाला क्वेश्चन जो हमारा है वो आया है बच्चों किससे, कैपेसिटर वाले से। 12 माइक्रोफेड कैपेसिटर चार्ज टू ए पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 150 वोल्ट। द टर्मिनल्स ऑफ द चार्ज कैपेसिटर आर देन कनेक्टेड
to those of an uncharged capacitor, calculate the final potential difference across the charge on his capacitor। ये बिल्कुल आपके वही शेयरिंग वाला है। तो शेयरिंग वाले में आपको पता है आपका जो कॉमन पोटेंशियल होता है उसका हमारे पास एक फॉर्मूला होता है C1V1 प्लस C2V2 अपॉन हो जाएगा C1 प्लस C2। इसमें आप वैल्यू पुट कर दीजिए, इजीली आप इस क्वेश्चन को कर सकते हो। अगले वाले क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो अगले वाला क्वेश्चन है, ए सेमीकंडक्टर हैज़ द इक्वल इलेक्ट्रॉन एंड होल कंसंट्रेशन ऑन डोपिंग विद द सर्टेन इम्प्योरिटी, द होल कंसंट्रेशन इंक्रीज टू। देखो बच्चा यहाँ सिंपल सा दिया है कि इलेक्ट्रॉन होल कंसंट्रेशन इक्वल है, तो इसको हम लिख देंगे क्या, Ni इंट्रिंसिक कंसंट्रेशन। डोपिंग विद द इम्प्योरिटी द होल कंसंट्रेशन इंक्रीज टू, तो ये होल कंसंट्रेशन इंक्रीज हो गई तो हम इसको बोल सकते हैं NH। तो बोला गया है कि ये किस टाइप की वो टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर इज ऑब्टेन ऑन डोपिंग। तो बच्चों जब होल्स की कंसंट्रेशन बढ़ गई तो ये हमारा पी टाइप का सेमीकंडक्टर है। कैलकुलेट द न्यू इलेक्ट्रॉन कंसंट्रेशन, तो Ni का स्क्वायर इक्वल्स टू Ne इंटू NH। ये फॉर्मूला लगा कि आप इलेक्ट्रॉन्स की कंसंट्रेशन कैलकुलेट कर सकते हो क्योंकि होल्स की कंसंट्रेशन आपको दे रखी है। हाउ डज द एनर्जी गैप ऑफ सेमीकंडक्टर चेंज विद डोपिंग, डोपिंग करने के बाद जो एनर्जी बैंड गैप होता है उस पर क्या इफेक्ट पड़ता है, एनर्जी बैंड गैप आपका डिक्रीज होता है। जितनी ज़्यादा डोपिंग उतना एनर्जी बैंड गैप कम होता जाएगा। और बोला है ड्रॉ द एनर्जी बैंड डायग्राम फॉर इट, तो अब हमें इसका एनर्जी बैंड डायग्राम बनाना है। तो बुक में पी टाइप वाले सेमीकंडक्टर एनर्जी बैंड डायग्राम बनाया हुआ है। अगले वाले क्वेश्चन की बात करें तो फॉर्मेशन ऑफ इमेज बाय ए कंपाउंड माइक्रोस्कोप द फाइनल इमेज फ्रॉम द एट द लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंग्विशन ड्रॉ द मैग्नीफाई पावर। बिल्कुल आपका क्या बोलते हैं कंपाउंड माइक्रोस्कोप डेरिवेशन है, डायरेक्ट एनसीईआरटी से आया है। अगले वाले क्वेश्चन की बात करें तो ये आपका फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के ऊपर है, पैराग्राफ टाइप का है, स्टॉपिंग पोटेंशियल और पोटेंशियल वाला आया है, न्यू1 न्यू2 ABVS। तो इस वाले क्वेश्चन में क्या कहते रखा, दो अलग अलग मेटल्स हैं, मेटल ए मेटल बी दे रखिए, मेटल ए पहले है मेटल बी बाद में है। फॉर द रेडिएशन न्यू इज ग्रेटर देन न्यू2 इंसिडेंट ऑन द मेटल सरफेस, इसका मतलब दोनों ही मेटल से फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन होगा क्योंकि आपकी इंसिडेंट फ्रिक्वेंसी दूसरे वाले की जो थ्रेशोल्ड उससे भी ज़्यादा है। मैक्सिमम द काइनेटिक ऑफ द इलेक्ट्रॉन इज, तो ये कह रहा है कि जो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी वो किसके वाले के लिए होगी। देखो जिसका वर्क फंक्शन कम होता है ना उसके लिए काइनेटिक एनर्जी सबसे ज़्यादा, तो मेटल ए के लिए ज़्यादा होगी बिकॉज इट हैज़ द स्मॉलर वर्क फंक्शन। अगले वाले क्वेश्चन की बात करें, इफ़ द इंटेंसिटी ऑफ द इंसिडेंट रेडिएशन फॉर द बोथ मेटल्स ए एंड बी इज डबल कीपिंग इट्स फ्रिक्वेंसी कांस्टेंट। अब ये कह रहा है कि अगर आपने फ्रिक्वेंसी कांस्टेंट रखा है और दोनों ही मेटल्स के लिए इंसिडेंट रेडिएशन की जो फ्रिक्वेंसी है सॉरी इंटेंसिटी है उसको अगर आप डबल कर देते हो तो बच्चों क्या होगा, द स्लोप ऑफ द पैरेलल लाइंस विल इंक्रीज। बिल्कुल नहीं। देखो बच्चों यहाँ पे जो स्लोप है वो हमारे पास, अगर हम इस ग्राफ की बात करें तो हमें ये ग्राफ किस किस के बीच बनाया हुआ आप एक बार गौर से देखिए। ये ग्राफ स्टॉपिंग पोटेंशियल और फ्रिक्वेंसी के बीच बनाया गया है। स्टॉपिंग पोटेंशियल हमेशा फ्रिक्वेंसी पे डिपेंड करता है, इंटेंसिटी पे डिपेंड नहीं करता है। ये जो ग्राफ का स्लोप है दोनों के लिए सेम रहेगा। तो स्लोप ऑफ पैरेलल लाइंस विल नॉट चेंज बट मोर इलेक्ट्रॉन्स विल बी इमिटेड पर सेकंड। ये बिल्कुल सही बात है। इंटेंसिटी बढ़ाने पर आपकी जो फोटो इलेक्ट्रिक करंट वो इंक्रीज होती है बट स्लोप पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगले वाले क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो अगला वाला क्वेश्चन जो हमारा रहा है वो भी इसी का ही है। मेटल सरफेस पे है, रेडिएशन फ्रीक्वेंसी 3 नॉट है, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी फॉर इलेक्ट्रॉन्स E1 है। अब बोला इफ द फ्रीक्वेंसी इंक्रीज टू द 6 नॉट, ये भी आराम से इजीली फोटो इलेक्ट्रिफिकेशन लगा के उसको किया जा सकता है। अगला वाला क्वेश्चन कह रहा है कि इफ एम बी द स्लोप ऑफ द ग्राफ फॉर द मेटल बी, इफ ई इज द वैल्यू ऑफ द इलेक्ट्रॉन देन द प्लांक कॉन्स्टेंट। तो जो स्लोप होता है बच्चों वो हमारे पास हो जाएगा h/e। अब कह रहा है कि तो प्लांक कांस्टेंट क्या हो जाएगा, m/e हो जाएगा इजीली। अगला क्वेश्चन जो है वो गैल्वेनोमीटर से दे रखा है। तो द टॉर्क ऑन द कोयल रिमेन्स कांस्टेंट इरेस्पेक्टिव ऑफ द कोयल्स ओरिएंटेशन ड्यूरिंग द रोटेशन ड्यू टू। ये कह रहा है कि जो कोयल का ओरिएंटेशन है वो हमेशा मैग्नेटिक फील्ड में सेम रहता है। जो प्लेन है वो हमेशा मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल होता है क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड हमारा क्या होता है, रेडियल होता है, हमेशा एंगल 90 डिग्री बना रहेगा। अगले वाले क्वेश्चन की बात करें तो इसमें हमें दिया है गैल्वेनोमीटर विद रेजिस्टेंस 20 ओम शोज द फुल स्केल डिफ्लेक्शन फॉर द करंट 5 मिली एम्पियर टू कन्वर्ट इट इनटू एन एमीटर ऑफ रेंज 0 to 10 एम्पियर रेजिस्टेंस इज। अगर वो कह रहा है कि एक एमीटर बनाया गया है जिसका रेजिस्टेंस 20 ओम है और वो फुल डिफ्लेक्शन करंट दे रहा है आपको 5 मिली एम्पियर पे,
तो आपको इसको 10 एम्पीयर की रेंज में कन्वर्ट करना है। तो ये आपका गैनोमीटर है, इसके पैरेलल में आपको एक शंट लगा देना है और जो फुल डिफ्लेक्शन करंट है बच्चों वो आपकी 5 मिली एम्पीयर है। टोटल करंट हमारी कितनी आनी चाहिए 10 एम्पीयर, तो रिमेनिंग करंट आपकी शंट में चली जाएगी। तो हम यहाँ लिख सकते हैं 5 मिली एम्पीयर जा रही है किसमें 20 ओम के रेजिस्टेंस में। तो शंट को मैं एस मान लेता हूँ। तो बच्चों उसमें टोटल कितनी करंट जाएगी 10 - 5 मिली एम्पियर। तो यहाँ से हमारे पास शंट की वैल्यू आ रही है 20 × 5 × 10⁻³ और अगर डिवाइड में हम लिखें तो 10 में से 5 मिली एम्पियर अगर माइनस करें तो कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो अगर हम लगभग लिखें तो यहाँ पे बच्चों वैल्यू आ रही है कितनी 10 × 10⁻³ ओम रेसिस्टेंस। तो 0.01 ओम का शंट आपको गैल्वेनोमीटर कॉइल के पैरेलल में लगाना पड़ेगा। फेराडे का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन लॉ आपको पता ही है। डेराइव द सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ एयर कॉइल्ड लॉन्ग सोलिनॉइड एंड क्रॉस सेक्शन। पिछले साल भी शायद यही क्वेश्चन था आपका, लॉन्ग सोलिनॉइड का आपको सेल्फ इंडक्टेंस कैलकुलेट करना है। अगला वाला क्वेश्चन जो है वो रोड अपनी किसी एक एंड के अबाउट घूम रही है तो कितना EMF इंड्यूस होगा 12 BΩ/L²। ये फॉर्मूला लगाइए, क्वेश्चन को आराम से इजीली कर दीजिए। बस ये लिखा हुआ है RPM, आपको बच्चों फ्रीक्वेंसी दी है रोटेशन पर मिनट, जिसको हम फ्रीक्वेंसी कहते हैं। इसको रोटेशन पर सेकंड में कन्वर्ट कीजिए और आराम से सॉल्यूशन आ जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका ट्रांसफॉर्मर में है, टर्न्स रेशियो लेना है और ये क्वेश्चन थोड़ा सा यहाँ पे JEE लेवल का इन्होंने बना के दिया। ये JEE का PYQ है, इसको इजीली आप कर सकते हो। तो ये ट्रांसफॉर्मर के ऊपर आपका न्यूमेरिकल हो गया, ठीक है। और उसका प्रिंसिपल पूछा है, तो प्रिंसिपल आपको पता ही है किस पे काम करता है, म्यूचुअल इंडक्टेंस पे। अगले वाले क्वेश्चंस की हम बात करें तो अगले वाला क्वेश्चन अच्छा ये वही गैल्वेनोमीटर वाले से थोड़ा सा स्लाइड ऊपर नीचे हो गई। गैल्वेनोमीटर में बोला गया यहाँ पे द बेस्ट वे टू इंक्रीज द करेंसी इनटू गैल्वेनोमीटर इज इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ द कॉइल। बिल्कुल सही बात है। इंक्रीजिंग द एरिया ऑफ द कॉइल एंड मैग्नेटिक स्ट्रेंथ, ये भी बिल्कुल सही बात है कि करंट सेंसिटिविटी बढ़ानी है तो हम क्या करते हैं NAB/C। तो NAB इन तीनों को आप बढ़ा सकते हो। तो बेस्ट वे टू इंक्रीज द, यहाँ पे बेस्ट वे पूछा है इंक्रीज द एरिया, डिक्रीजिंग द एरिया ऑफ कॉइल एंड मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ, इंक्रीजिंग द टॉर्सन कांस्टेंट, टॉर्सन कोएफिशिएंट को डिक्रीज करना होगा, एरिया आपको बढ़ाना पड़ेगा। तो यहाँ बोला इंक्रीजिंग द एरिया ऑफ कॉइल एंड मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ और यहाँ बोला इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ कॉइल। अब A सही है कि B सही है? B हमारा थोड़ा गलत हो जाएगा क्योंकि अगर हम एरिया बढ़ाएंगे तो जो गैल्वेनोमीटर की साइज़ वो बहुत ज़्यादा बड़ी हो जाएगी। इसलिए सबसे मेन तरीका है कि आप नंबर ऑफ टर्न्स को इंक्रीज करें। अगला वाला जो क्वेश्चन है हमारा वो गैल्वेनोमीटर पे ही है और इसमें जो कोयल का एरिया है वो इतना दे रखा है, नंबर ऑफ टर्न इतने दे रखे हैं और ये रोटेट करी मैग्नेटिक फील्ड में। तो टॉर्क कितना आएगा जब करंट इतनी पास होती है, तो टॉर्क हमारे पास आ जाएगा NIAB। ठीक है बच्चों, ये फॉर्मूला लगा के टॉर्क कैलकुलेट करना है। तो बहुत ईजी क्वेश्चन रहा है ये भी। अगले वाला क्वेश्चन इसके नीचे वाला है, वो क्वेश्चन करो चाहे इस क्वेश्चन करो, ये आपके वोल्टमीटर वाला है कि वोल्टमीटर को गैल्वेनोमीटर को वोल्टमीटर में कन्वर्ट करना है। अगले वाले क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो अगले वाला क्वेश्चन हमारा शायद डेरिवेशन रहा है। दो चार्ज से डाइपोल, तो उसके कहाँ पर इक्वेटोरियल प्लेन के ऊपर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है। और फिर यहाँ पे आ गया आपका न्यूमेरिकल किसका, टॉर्क वाला। इलेक्ट्रिक फील्ड में आपका डाइपोल रखा हुआ है तो उस पर लगने वाला जो टॉर्क है उसका एक्सपीरियंस बाय द टॉर्क, तो टॉर्क का फॉर्मूला हो जाएगा PE sin थीटा। बस उसको वेक्टर फॉर्म में लिखना है और न्यूमेरिकल को करके आना है। अगले वाला भी डेरिवेशन है सेल्स का पैरेलल कॉम्बिनेशन और उसके ऊपर एक सिंपल सा बिल्कुल न्यूमेरिकल जो हर कोई टीचर आपको करवाता है। अगला क्वेश्चन क्या है, रिफ्लेक्शन ऑफ द कर्व्ड स्फेरिकल सरफेस एंड डेराइव द, ये लेंस मेकर फॉर्मूला हो गया आपका। और फिर यहाँ पे ये कंपाउंड माइक्रोस्कोप या 3 अलग अलग लेंस मान लो, उनके बीच की डिस्टेंस लगाते 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 आप 3 बार लेंस फॉर्मूला लगाइए और फाइनल इमेज को कैलकुलेट कर लीजिए। तो ये मैं कोई नहीं मानता कि टफ क्वेश्चन है, बहुत ईजी क्वेश्चन रहा है ये भी। अगले वाले क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो ये रे डायग्राम शो द फॉर्मेशन बाय द कॉनकेव मिरर व्हेन द इमेज केप्ट बिटवीन द फोकस एंड सेंटर ऑफ द कर्वेज यूजिंग द डायग्राम। ये मिरर फॉर्मूला का लगा के 10th क्लास का क्वेश्चन आ गया कि इमेज कहाँ बनेगी और यही आपका 10th क्लास के बेसिस पे एक न्यूमेरिकल आ गया। तो आपका ये पेपर कैसा रहा? मेरे हिसाब से ये पेपर बहुत ईजी रहा है, बहुत टफ नहीं है। मुश्किल से आपके 1 या 2 क्वेश्चन मान सकते हो जो थोड़े से कॉन्सेप्चुअल बेस है, आपका दिमाग वहाँ एकदम से स्टक कर जाएगी इस क्वेश्चन को करना कैसे। बाकी आपका पेपर ओवरऑल बहुत